नमस्कार। इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्तनी शुद्ध करना व्याकरणांश भाग 1। तो अब हम भाग 2 पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्तनी कैसे शुद्ध की जा सकती है। तो इसे पढ़ने से पहले पिछली कक्षा में जो कुछ भी हमने पढ़ा था उसकी एक संक्षेप में पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि मातृभाषा कैसे सीखी जाती है। तो मातृभाषा जिस प्रक्रिया के द्वारा हमने सीखा उसी प्रक्रिया के द्वारा हम अन्य भाषाओं को भी सीख सकते हैं। तो भाषा सीखने के लिए 4 भाषा कौशलों का होना आवश्यक है। तो ये 4 भाषा कौशल कौन से हैं, इन्हें हम पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सुनना चाहिए, भाषनु विनाली। और दूसरा काम क्या करना है, समझना, बोलना, माట్లాడాలి और पढ़ना और लिखना। तो इन 4 भाषा कौशलों के अभ्यसन से हम किसी भी भाषा को मातृभाषा की तरह बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ये భాషనైనా అద్భుతంగా నేర్చుకోవాలంటే ఈ 4 భాషా కౌశల్యాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలి. అవేంటంటే ముందు వినడం, భాషను వినాలి, మాట్లాడడం, మాట్లాడాలి, చదవడం, అలాగే రాయడం. ఇలా ఈ 4 కౌశలాల అభివృద్ధి ద్వారా మనం ఏ భాషనైనా మాతృభాషలాగా అంత అనర్గళంగా మాట్లాడగలిగే స్థాయిని సంపాదించుకోవచ్చు అనే అంశాన్ని మనం గత పాఠంలో నేర్చుకున్నాం. రండి ఇంకేం నేర్చుకున్నామో చూద్దాం. पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए उच्चारण शुद्ध होना आवश्यक है। तो हमने ये भी पढ़ा कि हिंदी में वर्णमाला क्या है। हिंदी वर्णमाला के मुख्य 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों में 3 प्रकार के स्वर हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री ये अक्षर हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, आई, वो, औ। दीर्घ स्वरों में ए, आई, वो, औ जो है ये संयुक्त स्वर है। 2 ध्वनियों के मेल से ये स्वरों का निर्माण हुआ है। कौन से 2 ध्वनियां हैं देखिए, अ और ई मिलकर ए बना, अ और ए मिलने से आई, अ और उ मिलने से वो, अ और ओ मिलने से औ। इस तरह से हमने पढ़ा कि स्वरों में संयुक्त स्वर भी होते हैं और उनका निर्माण भी इस तरह से हुआ है। और उसके बाद ये भी पढ़ा कि प्लुत क्या है। प्लुत यानी कि ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण अन्य स्वरों से 3 गुना ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए देखिए, ओम, इसमें ओ और म के बीच में जो ध्वनि है वह 3 गुना ज्यादा है और इसलिए इसको 3 अंक से इंगित करने की प्रक्रिया है। और फिर उसके बाद व्यंजन के बारे में भी हमने पढ़ा कि शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता है। तो उच्चारण कौन सा उच्चारण सही है इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। स्वरों का उच्चारण कैसे होना चाहिए। स्वर वे हैं जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट करते हैं। अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, वो, औ ये 11 स्वर हैं। और इसके अलावा अम, आहा जो हैं वो अयोगवाह कहते हैं। अम अनुस्वार है और आहा विसर्ग जो कि व्यंजन की ध्वनि को लिए हुए हैं। तो इनके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। और आगे ये भी पढ़ा कि व्यंजन में भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण के समय किसी न किसी मुंह के अवयव से स्पर्श होता है। मतलब जब हवा अंदर से बाहर निकलती है तो मुंह के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करते हुए जाती है। स्पर्श में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, यहां से
तो क वर्ग की ध्वनियों का सही उच्चारण क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, तालु यानी कि ये हिस्सा। तो च, छ, ज, झ, या। और ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, मूर्धा यानी यह स्थान। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग का उच्चारण दांतों से होता है, त, थ, द, ध, न। और ये भी पढ़ा कि प वर्ग का उच्चारण होठों से होता है, प, फ, ब, भ, म। और इस तरह से शरीर के मतलब मुख के विभिन्न अवयवों से के स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन वर्णों को हम लोग स्पर्श कहते हैं। क, च, ट, त, प। इस तरह से इन शरीर के भाग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनकी मदद से इन वर्णों का उच्चारण होता है। हमने यह भी सीखा कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजनों में य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म्य गर्म हवा बाहर निकलते हुए जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें ऊष्म्य कहते हैं। श, श, स, ह। ये सारे ध्वनियां एक जैसी दिखती हैं परंतु इनमें बहुत भिन्नता है। इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह से अध्ययन किया। उसी तरह से संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्ञ, क और श के मेल से क्ष, त और र के मेल से त्र और ज और अंग के मेल से ज्ञ की उत्पत्ति हुई है। और इस प्रकार हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। तो आगे बढ़ते हैं इस कक्षा में कि वर्तनी शुद्ध लिखने के लिए किस तरह से और भी चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। मतलब जो कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं उसे स्पष्ट रूप से एक भी मात्रा के चूक किए बिना हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए हिंदी सबसे वैज्ञानिक भाषा कहलाती है। देवनागरी लिपि है, संस्कृत का साथ है। तो यहां देखेंगे कि हिंदी वर्णों में स्वरों का बहुत महत्व होता है। हम जब बात करते हैं तो हम व्यंजनों के साथ स्वरों की ध्वनियों को मिलाकर हम लोग ध्वनि का उत्पादन करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कीमत, तो इस कीमत शब्द में क, ई, म, अ, त, अ इन ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। फिर भी हम लोग उनको कई मत नहीं कहते, कीमत कहते हैं। मतलब कि क के साथ ई की ध्वनि मिलाना। जब हम व्यंजन के साथ स्वर की ध्वनि मिलाना है तो उसके लिए मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है। तो हिंदी में 11 मात्राएं हैं, इनको हम लोग 12 कड़ियां कहते हैं। कड़ी मतलब जंजीर, जोड़ने वाली चीजें। तो इन कड़ियों की सहायता से हम व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल करते हैं। तो जिसके कारण हम लोग जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। तो देखेंगे कि स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी हैं। देखिए, अ के लिए कोई मात्रा नहीं है। आ, इसके उच्चारण के लिए ये कड़ी पाई वाली मात्रा, क्योंकि अगर हम काम लिखना चाहते हैं तो क के साथ आ नहीं लिखेंगे बल्कि इस मात्रा को लिखेंगे और इसका उच्चारण भी समान आ के रूप में ही होता है। क और आ मिलकर का बन गया। उसी तरह से ई की मात्रा, अगर हम किताब लिखना चाहते हैं तो क और ई मिलकर की ध्वनि उत्पत्ति होती है। और उसी तरह से दीर्घ ई की मात्रा, ऊ और ऊ की मात्रा और रू की मात्रा, ए, आई की मात्रा, वो, औ की मात्रा। और इस तरह से अम जो विसर्ग है, अनुस्वार है, अम जो अनुस्वार है उसके लिए हम लोग ऊपर बिंदी लगाते हैं। अगर क अक्षर के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो क्या हुआ, क और अम मिलकर कम हुआ।
और उसी प्रकार विसर्ग जिसमें आहा ह की ध्वनि, अगर किसी व्यंजन के साथ में दो बिंदियों का प्रयोग करते हैं तो उस व्यंजन के बाद में ध्वनि आती है ह की। जिस तरह से अंतःकरण शब्द में अंतः त के बाद ह की ध्वनि आती है, अंतः ह पूरा नहीं है फिर भी ह की ध्वनि है, तो वैसी स्थिति में हम लोग इस विसर्ग का प्रयोग करते हैं। त के साथ में विसर्ग का प्रयोग करके हम लोग अंतः लिख सकते हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमारी सारी अशुद्धियां मिट जाती हैं और हम बिना किसी गलती किए लिख सकते हैं। तो उसके बाद में हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए स्वरों की मात्राएं हैं और इनका उच्चारण कैसे करना चाहिए। यहाँ अंग्रेजी अक्षरों में इनका उच्चारण, उसी प्रकार हम बोलते समय व्यंजनों को भी हम लोग आधे ध्वनि के साथ बोलते हैं। जैसे कि वाक्य, व पूरा है, उसके बाद स्वर लगाएंगे आ, और क्या में देखिए क की ध्वनि आधी है। तो ऐसे में किस वर्ण का प्रयोग करें, तो उसके लिए व्यंजनों के अर्धाक्षर जिनको हम लोग अक्सर हलंत लगाकर भी आधा कर सकते हैं। तो इस प्रकार क से ज्ञ तक के सारे वर्णों के आधे अक्षर हिंदी में मौजूद हैं। तो उनके बारे में अगर हम उनका अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग हिंदी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि हिंदी की विशेषता क्या है और हम लोग वर्तनी की अशुद्धियां करते क्यों हैं। हिंदी भाषा की विशेषता यह है कि यह ऐसी भाषा है जिसे जिस तरह से बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। ये इसकी विशेषता है। हम लोग जो भी उच्चारण करते हैं उसे स्पष्ट रूप से उसी रूप में लिख सकते हैं और जो भी उस वर्तनी को पढ़ेंगे वो भी उसी उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। मतलब बहुत अद्भुत रूप से, वैज्ञानिक रूप से इस भाषा का निर्माण हुआ है। तो ऐसी भाषा में गलतियां होती कैसे हैं? होना ही नहीं चाहिए। मतलब वर्तनी की अशुद्धियां, मतलब लिखने में गलतियां हो ही नहीं सकती यदि हम सही ढंग से अभ्यास करते हैं तो वर्तनी की अशुद्धियां क्यों होती हैं इसके ऊपर एक बार ध्यान। మనము తప్పులు ఎందుకు రాస్తామో, హిందీ భాష ఎలా మాట్లాడతామో అలాగే రాయగలం. హిందీ భాషలో కావలసినన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ అభ్యాసం అంటే దీన్ని ప్రాక్టీస్ సరిగ్గా చేయకపోవడం వల్ల మనకు చాలా తప్పులు జరుగుతాయి. అలాగే భాషను రాసేటప్పుడు మనం ఎందుకు తప్పులు చేస్తాము అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి తెలుసుకుందాం. वर्तनी की अशुद्धियां क्यों होती हैं? वर्तनी की अशुद्धियों का सबसे पहला कारण है जल्दबाजी में लिखना, తొందరపాటు. మనము తొందరపాటులో రాసేటప్పుడు కొన్ని ధ్వనులను మనము పూర్తిగా వినకుండా రాయడం జరుగుతుంది, కాబట్టి తప్పులు జరుగుతాయి. दूसरा कारण यह है लापरवाही बरतने के कारण भी यह होती है. మనం చాలా వరకు అలసత్వం వహిస్తాం. అలసత్వం కారణంగా, నిర్లక్ష్యం కారణంగా రాసేటప్పుడు తప్పులు చేస్తాం. అలసత్వం లేకుండా కొంచెం మనం మనస్సు పెట్టి ధ్యానం కేంద్రీకరించి కనుక మనం రాస్తే అచ్చు తప్పులు అనేవి హిందీలో ఉండే అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే హిందీ సంస్కృత భాష నుండి ఏర్పడినటువంటి దీని లిపి దేవనాగరి లిపి. ఈ లిపిలో అసలు తప్పులే లేవు. అద్భుతమైన లిపి. దీన్ని మనం మంచి అభ్యాసం చేస్తే ఎటువంటి తప్పులు లేకుండా మనం చాలా సునాయాసంగా రాయగలిగేటటువంటి అద్భుతమైన లిపి మనకు ఉంది. तीसरा कारण क्या है? शुद्ध वर्तनी की जानकारी न होने के कारण. ఇక్కడ చాలా మందికి సరిగ్గా ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది తెలియకపోవడం, ఏది సరైంది కాదు అని తెలియకపోవడం వల్ల కూడా ఈ తప్పులు రాయడం జరుగుతుంది. चौथा कारण है उच्चारण के दोष के कारण. ఇది చాలా ప్రధానమైన కారణం. మనము అన్ని అక్షరాలను ఏమాత్రం తేడా లేకుండా పలకడం జరుగుతుంది. చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే కా అంటారు, ఖను కూడా కా అంటారు. దానివల్ల మనకు ఈ తప్పులు అనేవి రాస్తాం.
उदाहरण के लिए देखिए, अगर हमें लिखना है लेखक, तो अगर हम सही उच्चारण नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे? लेखक लिख देंगे, क। इस तरह से गलतियां होती हैं। मतलब उच्चारण यदि स्पष्ट रूप से करते हैं तो गलतियां होने की गुंजाइश भी बहुत कम रहती है, नहीं रहती है, ये भी मैं कह सकता हूं। तो आगे और क्या कारण है देखेंगे। उच्चारण दोष देखिए किस तरह से रहता है। उदाहरण के लिए देखिए, बहुत से बच्चे क्या कहते हैं? काना काया। मतलब क की ध्वनि का उच्चारण ख की ध्वनि का उच्चारण एक जैसा करते हैं। मतलब चिन्नका पेदका बोल के उसको अलग अलग करके देखते हैं। तो ये जो कहना है ना कि ये छोटी का है, ये बड़ी का है, ये कहना ही गलत है। अक्षरों में, वर्णों में कोई बड़ा छोटा नहीं रहता। हर एक वर्ण की अपनी ध्वनि होती है, तो सही ध्वनि के साथ वर्ण का उच्चारण करना चाहिए। అక్షరాన్ని ఉచ్చరించేటప్పుడు పెద్ద చిన్న అని ఉండదు. ఏ అక్షరానికి దానికి తగిన ధ్వని ఉంటుంది అంతే. మనము ఎప్పుడైనా సరే చిన్నక పెద్దక అనకూడదు. క ఖ సరైన ఉచ్చారణ చేస్తే అది పెద్దదా చిన్నదా అనే సందేహమే కలగదు. మనం సరిగ్గా ఉచ్చారణ చేయకపోవడం వల్లనే ఇటువంటి తప్పులు చేస్తాం. यहां पर देखिए काना काया, यहां पर क्या होना चाहिए? खाना खाया। इस ख की ध्वनि का उच्चारण सही न करने के कारण ये गलती होती है। तो आगे देखेंगे मातृभाषा का प्रभाव और अन्य भाषाएं। हाँ बच्चों, हर एक व्यक्ति, भारत इतनी विविधता वाला देश है कि यहाँ पर हमारी अपनी अलग अलग मातृभाषाएं हैं। तो इन विभिन्न मातृभाषाओं और अन्य भाषाओं का प्रभाव हम पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए देखिए, हैदराबाद जैसे शहर में रहने वाले बच्चों के साथ उनके आसपास में रहने वाले लोग तमिल बोलने वाले होंगे, तेलुगु बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, और मराठी, हिंदी, कन्नड़, इस तरह से अनेक भाषाओं के लोग साथ में रहते हैं। तो इन सभी के मातृभाषा का प्रभाव हम पर पड़ता है, जिसके कारण हम लोग वर्तनी की अशुद्धियां करते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि वर्ण क्या है। तो आज हम देखेंगे कि वर्ण के उच्चारण में भी उच्चारण को ध्यान में रखकर वर्णों का विभाजन किया गया है, व्यंजन का विभाजन किया गया है। क्या है देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर, मतलब यहां पर जो है वो स्वर तंत्रियां रहती हैं। इनके स्पंदन के कारण हर एक ध्वनि का उत्पादन होता है। तो जब हम उच्चारण करते हैं अक्षरों का, तो इन स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो इसके आधार पर व्यंजनों को दो तरह के व्यंजनों के रूप में विभाजित किया गया है, सघोष ध्वनियां और अघोष ध्वनियां। सघोष ध्वनियां वे हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों का स्पंदन ज्यादा रहता है, और अघोष ध्वनियां वो हैं इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों पर जोर ज्यादा नहीं पड़ता। इनका उच्चारण अगर स्पष्ट रहा तो हमें वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे। तो स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर सघोष अघोष ध्वनियों के रूप में वर्णों का विच्छेदन, मतलब वर्णों का विभाजन किया गया है। उसी प्रकार उच्चारण के स्तर के आधार पर भी दो भागों में विभाजित किया गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण उन ध्वनियों को कहते हैं, उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण को करने में ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अधिकांश बच्चे जो गलतियां लिखते हैं, उन गलतियों का प्रधान कारण होता है कि वे अल्प प्राण और महाप्राण के ध्वनियों के बीच के अंतर को नहीं समझते। इसलिए अल्प प्राण कौन सी ध्वनियां हैं, कौन से व्यंजन हैं, महाप्राण कौन से व्यंजन हैं, इनके बारे में देखना आवश्यक है। देखिए, अल्प प्राण व्यंजन वे हैं क, च, ट, त, प, ग, ज, ढ, ध, ब, अंगा, ञ, ण, न, म, य, र, ल, व। यहां पर देखिए,
इन वर्णों का मतलब इन व्यंजनों के उच्चारण में ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं। ये सारे अल्प प्राण ध्वनियां हैं, मतलब बहुत कम जोर के साथ उच्चारण होता है। अब महाप्राण क्या है देखिए, अक्सर बच्चे महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में है बहुत कमजोर दिखते हैं। अक्सर बच्चे महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में ही गलतियां करते हैं। वे ध्वनियां क्या हैं देखिए, ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। इन ध्वनियों के उच्चारण में आज के समय में अधिकांश बच्चे इनके उच्चारण में विफल होते हैं। तो इसलिए यदि आप सही उच्चारण के साथ हिंदी को पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो महाप्राण ध्वनियों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इनका उच्चारण करते हुए लिखिए और अभ्यास कीजिए। इससे आपकी अनेक गलतियां ठीक हो जाती हैं। तो आज के समय में महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण गलत करने के कारण ही बहुत सी गलतियां हम लोग देखते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अ और आ संबंधी गलतियों को देखेंगे। यहां पर देखिए शब्द है अत्याधिक। अगर आप वर्तनी की अशुद्धि को पहचानना चाहते हो तो जैसा है वैसा पढ़िए। यहां पर देखिए अत्याधिक, यहां पर गलती क्या है, त्या यहां पर अनावश्यक दीर्घ है, इसलिए ये अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या होगा, अत्यधिक। ये जो अनावश्यक दीर्घ है इसे हटा देने से यह इसकी वर्तनी ठीक हो जाएगी। बहुत साधारण है, मतलब वर्तनी शुद्ध करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमें जिस तरह से उच्चारण है उसी तरह से कीजिए, जिस तरह से लिखा गया है उसी तरह से पढ़िए, तो पता चल जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, और फिर उसको ठीक करके लिख दीजिए। तो अगला शब्द देखेंगे अ आ से संबंधित। यहां पर देखिए आधीन। आधीन यहीं पर पता चल रहा है आ जो है ये अनावश्यक दीर्घ यहां पर दिया गया है। क्या होना चाहिए, अधीन होना चाहिए। अ की जगह यहां पर आ दिया गया है, इसलिए ये मात्रा जो है वो गलत है, और इस मात्रा को हटाने से इस शब्द को ठीक कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहां देखिए दावात। दवात तो ठीक है, दावात यहां पर भी अनावश्यक दीर्घ दिया गया है, इसे हटाकर हम लोग इसको दवात कर देंगे तो ये शब्द ठीक रहेगा। तो दा जो अधिक दीर्घ है इसको मिटाने से ये ठीक हो जाता है। तो उसी तरह से अगला शब्द देखेंगे आहार। आहार में हा जो है आहार होना चाहिए, आहार गलत है। यहां पर जो दीर्घ लगना चाहिए वो नहीं लगाया गया, इसलिए ये अशुद्ध है। और इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अ के साथ आ की मात्रा लगा देंगे, जिससे आ हो जाएगा दीर्घ, आहार। अब ये ठीक रहेगा। तो आ ये मात्रा की गलती रही। तो अगला शब्द देखेंगे नाराज। नाराज गलत है, क्योंकि यहां पर न के साथ नाराज, ना दीर्घ होना चाहिए, और ये दीर्घ यहां पर नहीं है, और दीर्घ लगाने से इस शब्द को ठीक किया गया है। अब ये दीर्घ लगाने से ये शब्द शुद्ध हो गया है। अगला शब्द देखेंगे आदान प्रदान। आदान प्रदान गलत है, क्योंकि आदान नहीं है, वो आदान प्रदान होना चाहिए। आ जो दीर्घ होना चाहिए वो नहीं लिखा गया, इसलिए ये गलत है। तो यहां पर दीर्घ लिखने से ये सिद्ध हो जाएगा। तो आदान प्रदान गलत है, आदान प्रदान अब ये सही है। अगला शब्द देखेंगे चाहिए। चाहिए अशुद्ध है, क्योंकि क्या होना चाहिए, चाहिए, चाह होना चाहिए। यहां पर दीर्घ नहीं लगाया गया, तो यहां दीर्घ लगाने से ये शब्द ठीक हो जाएगा। तो अब ये शुद्ध हो गया, चाहिए। तो देखिए हिंदी कितनी आसान है।
अगर हम उच्चारण करते हैं तो पता चल जाता है कि कहाँ पर हम लोग गलत कर रहे हैं और कौन सी चीज सही है। यहाँ पर देखिए, परलौकिक, परलौकिक शब्द तो होता नहीं है, क्या होना चाहिए? पारलौकिक। मतलब यहाँ पर जो दीर्घ लगना चाहिए प को, वो नहीं लगाया गया और यहाँ दीर्घ लगाने से ये शब्द शुद्ध हो जाएगा। पारलौकिक, परलौकिक गलत है, पारलौकिक सही है। तो अगला शब्द देखेंगे, संसारिक। संसारिक ये भी गलत है, क्या होना चाहिए? सांसारिक। सांसारिक, संसारिक, सांसारिक। यहाँ पर स के साथ ये मात्रा लगाने से ये ठीक हो गया। मतलब ये कि दीर्घ जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगा, जिसके कारण यहां पर अशुद्धि आ गई। तो अगला शब्द देखेंगे, उत्पत्ति होना चाहिए। उत्पत्ति, यहां पर क्या है? उत्पत्ति। क्या होना चाहिए? उत्पत्ति। उत्पत्ति में यहां पर जो अनावश्यक दीर्घ दिया गया है, इस दीर्घ को हटाकर छोटी की मात्रा लिखना चाहिए। यहां पर और देखिए, और एक गलती यह है कि त के ऊपर ये लकीर है, मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति। तो जो अनावश्यक दीर्घ दिया गया है उसे हटाकर ह्रस्व लगाने से यह वाक्य, यह शब्द शुद्ध हो जाएगा, उत्पत्ति। अब ठीक हो गया। जो दीर्घ है ना, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा गलत है, यहां पर छोटी की मात्रा लगनी चाहिए। तो अगला शब्द देखेंगे, कीमती। मराठी जिनकी मातृभाषा है वो अक्सर ये ई की मात्रा की गड़बड़ कर देते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए हमें सही उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। यहां पर देखिए, कीमती, कीमती छोटी की मात्रा लगाया गया है, क्या होना चाहिए? कीमती, दीर्घ होना चाहिए। तो यहाँ पर छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा देने से ये शब्द ठीक हो गया। कीमती गलत है, कीमती ये शुद्ध है। तो इसलिए छोटी की मात्रा हटाकर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये सही रहेगा। तो अगला शब्द है ईधर। ईधर नहीं होता, क्या होना चाहिए? इधर। जो अनेक अनावश्यक दीर्घ जो दिया गया है, इसे हटाकर छोटी ई लिखने से ये शब्द शुद्ध हो गया, इधर, ये सही है। तो ई दीर्घ गलत है और ह्रस्व होना चाहिए। अगला शब्द है उन्नति। उन्नति गलत है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं लगनी चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? छोटी की मात्रा, क्योंकि उच्चारण क्या है? उन्नति। उन्नति में छोटी का उच्चारण है और हम लोग लिख बड़ी की मात्रा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? छोटी की मात्रा लगाने से ये शुद्ध हो जाएगा। ची दीर्घ हटाकर ह्रस्व को लगाने से सही हो जाएगा। अगला शब्द देखिए, उपलब्धि। उपलब्धि गलत है, क्या होना चाहिए? उपलब्धि, छोटी की मात्रा। तो ई की मात्रा की गड़बड़ी है, यहाँ पर जो दीर्घ दिया गया है वो गलत है, ह्रस्व लिखने से ये सही हो जाएगा। अगला शब्द है कवि। हम लोग अक्सर देखते हैं कवि लिख देते हैं, कवि नहीं है, क्या होना चाहिए? कवि, छोटी की मात्रा। तो उच्चारण पर ध्यान दीजिए और जिस तरह से उच्चारण कर रहे हैं उसी तरह से लिखिए। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा की जगह छोटी की मात्रा लिखने से ये सही हो जाएगा। और अगला शब्द है प्राप्ति। प्राप्ति में दीर्घ आया, यह अनावश्यक दीर्घ है, क्या होना चाहिए? प्राप्ति, ह्रस्व होना चाहिए। तो बड़ी की मात्रा हटाकर छोटी की मात्रा लिखने से यहाँ पर ये शब्द शुद्ध हो जाएगा। और अगला शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति में दीर्घ है तो दीर्घ नहीं है, व्यक्ति। जो उच्चारण करेक्ट है तो उसके मतलब व्यक्ति शब्द में जो दीर्घ दिया गया है वो गलत है। तो व्यक्ति में क्या होना चाहिए? छोटी की मात्रा रहनी चाहिए। तो बड़ी की मात्रा हटाकर छोटी की मात्रा लिख देने से यह शब्द शुद्ध हो गया। हानि। हानि नहीं है वो, क्या होना चाहिए? हानि। लाभ, हानि। हानि में छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी की मात्रा नहीं। तो इसलिए यहां पर बड़ी की मात्रा हटाकर
छोटी की मात्रा लगा देंगे तो ये शब्द शुद्ध हो जाएगा। अगला शब्द है परीक्षा। परीक्षा नहीं है, क्या होना चाहिए? परीक्षा। परीक्षा होना चाहिए, दीर्घ है, परीक्षा नहीं है, परीक्षा। दीर्घ, यानी कि यहाँ पर जो छोटी की मात्रा लगाई गई है वो गलत है और बड़ी की मात्रा लगाने से ये शब्द शुद्ध हो जाएगा। और श्रीमती, श्रीमती में छोटी नहीं है, श्रीमती में दीर्घ होना चाहिए क्योंकि श्रीमती छोटी नहीं होती। ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगाने से अब ये ठीक हो जाए। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे जिस तरह से बोली जाती है उसी तरह से लिखी जाती है, मतलब हम उच्चारण जैसे कर रहे हैं वैसे ही लिखते हैं, इसलिए लिखते समय उच्चारण पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर सही उच्चारण के साथ अगर आप लिखेंगे तो एक भी गलती नहीं हो सकती। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।